अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम विंटर 2009 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे आईकेप के बीएफडी के पास्ट पेपर्स का। और ये क्वेश्चन जो है वो पर्टेन करता है आपके सिस्टमैटिक रिस्क से, बीटा की वैल्यू से, पोर्टफोलियो से एंड सो ऑन। सवाल शुरू करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है अटक इंडेक्स tracker fund AITF is an open-ended mutual fund and was incorporated in 2004. However, since inception its performance has remained unimpressive and it has generally been outperformed by KSE 100 index. एक फंड है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ है तब से। You have recently joined AITF as its fund manager and have been asked by the management to review the current composition of the portfolio. Details relating to the shares currently held in the portfolio are as follows. और आप अब नए नए फंड मैनेजर बने हो और आपको जो है वो फंड के बारे में सारा हिसाब किताब सामने प्रोवाइड कर दिया गया है कि कौन सी कंपनी में हमारे शेयर्स हैं, उनकी मार्केट प्राइस क्या है, कितने शेयर्स हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोवेरियंस क्या है, एक साल बाद की जो फोरकास्टेड प्राइस है वो क्या है और डिविडेंड पर शेयर क्या है। अच्छा, साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। एवरेज मार्केट रिटर्न जो है वो 12% है, स्टैंडर्ड डिविएशन 18% है, रिस्क फ्री रेट जो है वो 8% है। कोरिलेशन बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय AITF एंड KSE 100 इंडेक्स इज 0.737। द एवरेज रिटर्न ऑन AITF शेयर्स इज 11% विद स्टैंडर्ड डिविएशन और 22%। सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। सवाल का जो पहला पार्ट है वो बोलते हैं कंप्यूट दी AITF सिस्टमैटिक रिस्क। AITF कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क मेजर करना है एंड असेस द एक्सटेंट टू विच AITF हैज मैच द परफॉर्मेंस ऑफ KSE 100 इंडेक्स। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे मेजर होता है? बीटा के थ्रू मेजर होता है और बीटा कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि सवाल में हमारे पास क्या डेटा है। अब इस स्पेसिफिक अगर हम सवाल की बात करें तो इसमें हमें जो है कोरिलेशन की वैल्यू दी हुई है। कोरिलेशन बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय AITF एंड KSE 100 इंडेक्स ये दी हुई है 0.737। तो हम कोरिलेशन की जो वैल्यू है, बहुत सारे मैंने कहा कि फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला उसमें से हम यूज करें जिसमें हम कोरिलेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं फंड की स्टैंडर्ड डिविएशन से और मार्केट की स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा स्पेसिफिक फंड है उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, द एवरेज रिटर्न ऑन AITF शेयर्स इज 11% विद स्टैंडर्ड डिविएशन और 22%। तो हमने 22 से 0.22 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो मार्केट की स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 18%। उससे हमने फाइनल आंसर को यानी कि 0.18 से इसको डिवाइड कर दिया और भाई आंसर क्या बनता है हमारा 0.737 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाई 0.18 विच इज 0.9। तकरीबन 0.9 आ रहा है। ठीक है, तकरीबन 0.9 आ रहा है और ये आपको ये बता रहा है कि भाई हम सब्सटेंशियली 90% अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू KSE 100 इंडेक्स। बिकॉज जब बीटा 1 होता है तो मार्केट के लेवल की परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, और लेस देन और ग्रेटर देन उससे कम या ज़्यादा का सिस्टमैटिक रिस्क एनालाइज कर रहा होता है। पार्ट ए के बाद पार्ट बी जो है उस पर लिखा हुआ है डिटरमिन वेदर AITF अचीव्स द रिटर्न अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्क प्रोफाइल। जो कंपनी की रिस्क प्रोफाइल है क्या उस हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है या नहीं। तो हमें जो सवाल में एवरेज रिटर्न दिया हुआ है सारे शेयर्स का वो 11% दिया हुआ है, यानी कि हम 11% कमाते हैं। ये एक बात इसने स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल के लिए हम करेंगे क्या, हम अपने एक्चुअल रिटर्न को कंपेयर करेंगे किससे? एक्सपेक्टेड रिटर्न से, कि भाई क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए बेस्ड ऑन द सिनेरियो और क्या एक्चुअल रिटर्न्स है जो हमने अचीव किए हैं, जो हमने स्कोर किए हैं। या एक्सपेक्टेड को आप ये कह दो, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छा जो वर्ड होगा वो होगा रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर दी बीटा फैक्टर एंड ऑल द फैक्टर्स, जिसके लिए हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज़ करेंगे। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अगर हम यूज़ करते हैं तो रिस्क फ्री रेट 8% है, 8% प्लस रिस्क प्रीमियम यानी कि 12% और 8% रिस्क मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट का डिफरेंस 4%। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा से। बीटा फैक्टर हमारा 0.9 है तो ये बनता है 4 इंटू 0.9 3.6 प्लस 8 11.6% बनता है।
11.6% रिक्वायर्ड रिटर्न बनता है बेस्ड ऑन द बीटा फैक्टर, मार्केट रेट्स और रिस्क फ्री रेट्स। हमें जो रिटर्न जनरेट होना चाहिए वो 11.6% होना चाहिए। अगर हम अपना एक्चुअल रिटर्न देखते हैं तो एक्चुअल रिटर्न जो है वो 11% है, और अगर एक्चुअल रिटर्न 11% है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अल्फा है वो नेगेटिव है, और पोर्टफोलियो इतना हमें यील्ड कर रिटर्न नहीं दे रहा जितना उसमें रिस्क है, और जिस तरह से उसको हमें यील्ड कर देना चाहिए रिटर्न। रिक्वायर्ड 11.6 होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिस्क जो पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली 11% मिल रहा है, देयरफॉर मेरा अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव 0.6 है, और मेरा जो इसका आंसर होगा डिटरमाइन वेदर AITF अचीव्स द रिटर्न अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्क प्रोफाइल, मेरा आंसर होगा नो। ठीक है, उसके बाद बोलता है आइडेंटिफाई दो शेयर्स इन AITF's पोर्टफोलियोज व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म एंड शुड बी रिमूव्ड। कौन से ऐसे शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में जिनको रिमूव कर देना चाहिए और जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे पास एक लिस्ट दी हुई है, लंबी चौड़ी एक जो है ना वो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमें मेरे ख्याल में ये मेजर करना चाहिए कि जो हमारा ये जो पोर्टफोलियो है, जो शेयर्स दिए हुए हैं, उनका जो टोटल रिटर्न है वो कितना है। जब हमारे पास टोटल रिटर्न होगा उसको हम रिक्वायर्ड रिटर्न से कंपेयर कर और अपना एक कंक्लूजन ड्राफ्ट कर सकेंगे। तो अगर हम टोटल रिटर्न देखें, सर टोटल रिटर्न कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? टोटल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे होगा, ए का मैं करके बताता हूँ। ए की आज की मार्केट प्राइस कितनी है? 25। एक साल बाद फोरकास्ट किया कितनी हो जाएगी? 27। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें कितने की कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी? 2 की कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। और फिर एक और चीज़ है, डिविडेंड पर शेयर इन नेक्स्ट ईयर 2 का, यानी कि 2 की कैपिटल एप्रिसिएशन होगी और 2 रुपये का तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, यानी कि तुम 4 रुपये कमा लोगे। 2 रुपये तुम्हें जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में मिलेंगे, और 2 रुपये से जो तुम्हारे शेयर्स की वैल्यू है उसमें इंक्रीज भी आएगा, विच मीन्स कि तुम्हें टोटल 4 रुपये मिल जाएंगे। अब अगर तुम्हें 4 रुपये टोटल मिलेंगे और इसकी एक शेयर की मार्केट प्राइस है 25, तो 4 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि तुम कितना कमा रहे हो? तुम कमा रहे हो कोई 16%। ठीक है, ए पर तुम कितना कमा रहे हो? ए पे तुम कमा रहे हो 16%। इसी तरह से बी की वर्किंग होगी। बी आज 15 का, एक साल बाद 17 का हो जाएगा। 2 रुपये इस पे कमाऊंगा, 1 रुपये का डिविडेंड, तो मैं टोटल 3 रुपये कमाऊंगा। 3 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि आंसर बनता है भाई 20%। इसी तरह से सी की वर्किंग होगी। सी अभी 46 का है, 52 का हो जाएगा, तो इंक्रीज कितने से होगा? 6 से इंक्रीज होगी ये वैल्यू, और 2.5 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा, 8.5 रुपये मिलेंगे 46 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पर। तो ये बनता है तकरीबन 18.478 या 18.5%। इसी तरह से डी की वर्किंग करते हैं। 106 से वो 111 पर चला जाएगा। 111 माइनस 106, 5 रुपये ये इंक्रीज हुए, 4 रुपये का डिविडेंड हुआ, डिवाइडेड बाई 106 इंटू 100, ये बनता है तकरीबन 8.5%। इसी तरह से 75 85 पर चला जाएगा। 10 का इंक्रीज प्लस 2 रुपये डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, जो कि बन जाता है आपका 16%। ठीक है, इसी तरह से 114 125 माइनस 114, 11 का इंक्रीज और 3 रुपये 14 रुपये होते हैं, डिवाइडेड बाई 114 इंटू 100, जो कि 12.28% या 12.3% बनता है। ठीक है, इसी तरह से 239 जो है वो 220 पर जा रहा है, तो इसमें तो हमारे पास एक डिक्रीज आ रहा है। कितने का डिक्रीज है भाई? 19 का डिक्रीज है, और डिविडेंड 5.5 का है, तो नेट डिक्रीज है 19 माइनस 5.5, नेट डिक्रीज है 13.5 का, डिवाइडेड बाई 239, और मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करता हूँ उसको, तो नेगेटिव 5.6%, क्योंकि डिक्रीज है ना, तो नेगेटिव 5.6%, बिकॉज मैंने कुछ कमाया नहीं बल्कि मेरी वैल्यू जो है वो कम हो गई है। अच्छा, इसी तरह से भाई एज के लिए करते हैं। 168 में से 156 को माइनस किया, 12 आया, 12 में 3 ऐड किया और 156 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 9.62% या 9.6%। फिर 145 और 170 का डिफरेंस लिया, ये तकरीबन 25 आता है, 2.5 ऐड किया और 145 डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, 18.97%। उसके बाद 67 75 का डिफरेंस लिया, 8 बनता है, उसमें 1 रुपये का डिविडेंड ऐड किया और उसको 67 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 13.4%। ठीक है,
ये वो रिटर्न्स है जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक साल में, अगर ये इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास और एक साल में ये इसी तरह से ये फोरकास्ट जो है वो हमारी जिस तरह की लिखी हुई फोरकास्ट है वैसी ही फोरकास्ट एग्जिस्ट करे, तो फिर ये सारे हिसाब किताब जो है वो हमारा चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो जो आप मतलब कि डिपेंडिंग ऑन फोरकास्ट आपको रिटर्न्स मिलेंगे जो आपको लग रहा है वो आ गए, लेकिन बेस्ड ऑन रिस्क्स आपके एक रिक्वायर्ड रिटर्न्स भी तो होता है, वो कैसे कैलकुलेट होंगे? उसके लिए सबसे पहले मुझे बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीटा कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बीटा कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। उसमें से एक फॉर्मूला बीटा कैलकुलेट करने का वो है हमारा कोवेरियंस डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरियंस। ठीक है ना, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरियंस। ये फॉर्मूला भी जो है वो आपके क्या कहते हैं कोर्स का पार्ट है, और इस हिसाब से अगर हम वर्किंग करते हैं तो बीटा ढूंढना बड़ा आसान है। बीटा ढूंढना कैसे बड़ा आसान है? मार्केट का जो वेरिएंस है वो कैसे आएगा सर? हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई थी इसमें मार्केट की स्टैंडर्ड डिवीएशन दी हुई थी 0.18, और अगर स्टैंडर्ड डिवीएशन को स्क्वायर कर दिया जाए तो वेरिएंस आता है। तो अगर तुम 0.18 को स्क्वायर करोगे तो 0.0324 ये मार्केट वेरिएंस आ गया आपके पास। स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर इज वेरिएंस। अच्छा, अब कोवेरियंस पहली सिक्योरिटी का 0.024 डिवाइडेड बाई जो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कोवेरियंस को मार्केट के वेरिएंस से डिवाइड कर रहा हूँ। मार्केट का वेरिएंस तो हमेशा सेम रहेगा जो कि 0.0324 रहेगा। कोवेरियंस हर सिक्योरिटी का जो है वो तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो 0.024 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 0.74। पहली सिक्योरिटी पर 0.74, ठीक है ना। दूसरी सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा 0.039 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 1.2। उसके बाद तीसरी सिक्योरिटी पर हो जाएगा हमारा 0.044 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 1.358 या 1.35। इसी तरह से सारे बीटास हमें कैलकुलेट करने होंगे। अगली बीटा को भी कैलकुलेट करते हैं जो कि हो जाएगा 0.033 डिवाइडेड बाई 0.0324, यह आता है 1.01। उसके बाद ई पे है हमारे पास 0.018 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 0.55। उसके बाद एफ जो है उस पर हमारे पास है 0.041 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 1.27, ठीक है 1.27। उसके बाद उससे अगला हमारे पास है 0.032 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 0.99। उसके बाद उससे अगला हमारे पास है 0.04 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 1.23। उससे अगला हमारे पास है 0.034 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 1.05। और उसके बाद हमारे पास आखिरी वाला है 0.033 डिवाइडेड बाई 0.0324 विच इज़ 1.01। ठीक है, बीटा फैक्टर्स आ गए। अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू बीटा फैक्टर, और इससे हम मालूम करेंगे कि हर सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रिटर्न कैसा है। एक ही मैं अगर वर्किंग करूं आप लोगों के सामने तो हमारा रिस्क फ्री रेट सवाल में कितना दिया हुआ है? रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है हमें 8% और मार्केट वाला रिटर्न दिया हुआ है 12%। तो एक ही वर्किंग ऐसे होगी 8% प्लस 12% माइनस 8% मल्टीप्लाइड बाई ए सिक्योरिटी का बीटा फैक्टर इज 0.74, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 0.74 प्लस 8 विच इज़ 10.96 या तकरीबन 11%। ए से जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 11% है। बी की बात करते हैं, बी के लिए हमारा हो जाएगा 1.2 है ना, 12 माइनस 8 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 प्लस 8 यानी कि 12.8%। उसके बाद हो जाएगा हमारा 1.35 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 प्लस 8 यानी कि 13.4। और इसी तरह से हम वर्किंग्स करते रहेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 प्लस 8 यानी कि 12.04।
उसके बाद आ जाएगा हमारा 0.55 इंटू 4 प्लस 8 यानी कि 10.2। उसके बाद अगला होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.27 प्लस 8 यानी कि 13.08। उसके बाद 0.99 इंटू 4 प्लस 8 विच इज़ 11.96। उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.23 प्लस 8 विच इज़ 11.25। एक मिनट, ये होगा 12.9। उसके बाद 1.04 इंटू 4 प्लस 8 12.2। उसके बाद 1.01 इंटू 4 प्लस 8 विच इज़ 12.04 या 12, हाँ ठीक है 12.04। अब क्या करेंगे भाई, अब हम इन दो को कंपेयर करेंगे। 16% एक्सपेक्टेड है, रिक्वायर्ड 11% है, ठीक है। 20% एक्सपेक्टेड इस साल मिल जाएगा, रिक्वायर्ड 12.8% है, ये भी ठीक है। 18.5% एक्सपेक्टेड इस साल मिल जाएगा, 13.4 जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सिक्योरिटी ठीक नहीं है क्योंकि 12.04 मिलना चाहिए, रिक्वायर्ड है 8.5% मिल रहा है, यानी कि ये एक तो डी कट गया। इसी तरह से ये सही है, ये सही नहीं है, एफ सही नहीं है, एफ में भी जो है ना वो अंडर परफॉर्मिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर एफ के बाद ये तो है ही नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 9.6 और 12.9 का कंपैरिजन करूँ तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। 18.96 और 12.2 का कंपैरिजन करूँ, ठीक है। 13.4 और 12.04 का कंपैरिजन करूँ, ठीक है। तो 3 सिक्योरिटीज़ कट आउट हो रही हैं, डी एफ जी एच। डी एफ जी एच ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जो कट डाउन हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सिक्योरिटीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी थी, मेरे ख्याल में यही सवाल था, एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफाई दो शेयर्स इन AITF पोर्टफोलियोज विच आर एक्सपेक्टेड टू अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड शुड बी रिमूव्ड और रिमूव करना चाहिए। इसके बाद अगले पार्ट में डी में बोलते हैं कंप्यूट रिवाइज बीटा ऑफ AITF दैट इज आफ्टर एक्सक्लूडिंग दी अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स। अगर मैं अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स को हटा दूं, अगर मैं अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स को एक्सक्लूड कर दूं, अपने पोर्टफोलियो से बेच दूं उनको, फिर हमारा रिवाइज्ड बीटा कितना होगा ये मालूम करना है। एज्यूम दैट कैश जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स will be used to buy the remaining shares in proportion to their current shareholdings। ये बात जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसने बोला है कि जो पैसे हमें मिलेंगे अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी जब आप बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, वो पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो पैसे हम उस रेशो में इन्वेस्ट करेंगे जिस रेशो में अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता और कोई और रेशो बताया हुआ होता तो थोड़ा सा सवाल जो है वो एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ जाता। अभी आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बनाकर आपको बताता हूँ। लेट से हमारे पास ए, बी और सी करंटली 3 सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, ए में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है लेट से 35। बी में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो है लेट से, अच्छा इसको 35 नहीं करते, इसको हम इवन नंबर्स में कर देते हैं। चलो यहाँ पर 20 इन्वेस्ट किए हुए हैं, यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं 40, और यहाँ पर हमने जो सी है ना, सी उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं 60, ठीक है। और लेट से के इस सवाल के हिसाब से जिस तरह से अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी आइडेंटिफाई करी है, लेट से सी जो है ना वो अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी थी, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अच्छा, अब इसके डिस्पोजल से पहले ए और बी जो 2 सिक्योरिटीज मौजूद थी, चलो उनका बीटा फैक्टर भी ऐसे ही मिसाल ले लेते हैं। इसका 1.5 था, इसका 0.2 था और इस सिक्योरिटी का 0.8 था। तो आपको ये तो मालूम है ना पूरे पोर्टफोलियो का बीटा फैक्टर कैसे ढूंढते हैं हम। क्या कहते हैं, ऐसे कर सकते हैं 20 इंटू 1.5 प्लस 40 इंटू 0.2 प्लस 60 इंटू 0.8
और इस पूरे आंसर को डिवाइड कर दो इनके सम से, 20, 40 और 60 के सम से, यानी कि 120 से, तो पूरे पोर्टफोलियो का बीटा फैक्टर आ गया 0.716। अब लेट्स से आपने आइडेंटिफाई किया कि सी अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी है, सी अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब बच गया ए और बी। सवाल ये बोलते हैं कि यार ए और बी का अब जो नया रिवाइज बीटा फैक्टर होगा वो बताओ, बिकॉज आपने सी डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वो तो चेंज होगा ना, बीटा फैक्टर 0.716 चेंज होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अगर सवाल जिस तरह से ये वाली लाइन लिखी हुई हो कि भाई जो पैसे मुझे मिले सी से, कितने पैसे मिलेंगे, सी बेच के सर 60 रुपीज़ मिलेंगे, और ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, एज्यूम दैट कैश जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स, यानी कि सी से मिलने वाले पैसे विल बी यूज टू बाय द रिमेनिंग शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द करंट होल्डिंग्स, उनको मैं इस्तेमाल करूंगा नए शेयर्स खरीदने के लिए ए और बी के, लेकिन उसी रेशो में नए शेयर्स खरीदूंगा जिस रेशो में वो अभी एग्जिस्ट करते हैं। और सवाल बोले फिर इस सारी कहानी के बाद आपका जो नया बीटा फैक्टर होगा वो बताओ। एक तरीका तो ये है कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है या इसी रेशो में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं कुछ भी ना करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 20 इंटू 1.5 प्लस 40 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 60 कर दूं। कितना आएगा, 20 इंटू 1.5 प्लस 40 इंटू 0.2, 20 इंटू 1.5 प्लस 40 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 60, और मैं बोलूँ भाई नया वाला बीटा फैक्टर 0.633 होगा। लेकिन सर आपने जब सी डिस्पोज ऑफ किया तो उससे आने वाले पैसे ए और बी में तो इन्वेस्ट किए हैं, अगर आप उसकी अकाउंटिंग कर भी दोगे फिर भी चीज़ें बदली नहीं होंगी। उसकी रीज़न या लॉजिक ये है, मैं वो वर्किंग भी करता हूँ। देखो अभी आपने अपना टोटल अमाउंट का ए और बी का अगर रेशो देखें तो 33.33% और 66.67% ऐसे ही इन्वेस्ट किया हुआ है ना, 1/3 ए में है, 2/3 बी में है। ये रेशो सेम रहेगा, जब ये रेशो सेम रहेगा तो ये वर्किंग भी सेम रहेगी। कैसे, देखो 60 रुपीज़ में दे, 1/3 तुम ए में डालोगे तो 60 का 1/3 कितना होता है, 20 होता है, 20 ए में डालोगे तो ए कितने पे चला जाएगा सर, 40 पे जाएगा ना। बाकी 60 का 1/3 तुमने ए में डाल दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या पर्पल लाइन से मैंने मार्क किया, उसने कहा हुआ है कि उसी रेशो में करूंगा जिस रेशो में एग्जिस्टिंग शेयर्स है। 2/3 बी में डालोगे, 2/3 60 का 40 होता है, बी कितने पे जाएगा, बी चला जाएगा 80 पे। अभी भी तुम देखो दोनों का रेशो सेम रहा ना, मैथमेटिकली दोनों का रेशो क्या है, 33.33% और 66.67%। अगर कोई ऐसे इस डिस्पोजल की अकाउंटिंग कर नए पोर्टफोलियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर बीटा फैक्टर निकालता है तो भी सेम आएगा। कैसे, 40 इंटू 1.5 प्लस 80 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 120 करके देखो। 40 इंटू 1.5 प्लस 80 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 120, सेम आंसर आएगा 0.633। तो कहने का मकसद ये कि ये जो तीसरा पार्ट है इसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो डिस्पोजल से हमें मिलेगी उसको हम किसी डिफरेंट मखसूस बताए हुए रेशो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसी तरतीब में उसी रेशो में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस रेशो में बचे हुए शेयर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा बीटा कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, और सिर्फ करना ये है कि भाई इन लाइनों को इग्नोर कर दो। ये नहीं है अब मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है मेरे पास, और जो बचे हुए चीज़ें हैं उनसे आप अपना बीटा जो है वो मालूम कर लो। बीटा मालूम कैसे करेंगे भाई, मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ। अच्छा, अगेन इसके 2-3 तरीके हैं, और आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हो उस तरीके से इसको सॉल्व करो। मैं एक तरीके से इसको सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी होगी कि आप किसी भी तरीके से सवाल को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने किसी और तरह से भी सीखा हो। मैं क्या करूँगा भाई, हमारे पास जो है ना वो मार्केट वैल्यू तो आ सकती है ना, किस तरह से, एक है हमारे पास 25 रुपये का एक शेयर है और 150 शेयर्स हैं, 150 तो 3750, ठीक है, प्रोपोर्शन का रेशो निकालने के लिए। फिर 15 इंटू 230 3450, उसके बाद 46 इंटू 190 8740, उसके बाद 75 इंटू 100 7500, उसके बाद FGH नहीं है, आई जो है वो है 145 इंटू 35 5075, उसके बाद 67 इंटू 45 3015, ठीक है। इनके बीटास कितने हैं भाई, इनके, और बीटा हमने कैलकुलेट किए थे पिछले पार्ट से, अगर आप देख लोगे
तो ए का बीटा मेरे ख्याल में 0.741 था, ठीक है ना। बी का बीटा जो होगा वो होगा 1.204 या 1.2, सी का जो बीटा है वो है 1.35, डी नहीं है हमारे पास, ई का जो बीटा है वो 0.56, उसके बाद आई का जो बीटा आ रहा था वो 1.049 और एफ का जो बीटा आ रहा था वो 1.019, यही आ रहे होंगे तकरीबन, ठीक है ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स का टोटल कितना बनता है, सारी इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास है 3750 प्लस 3450 प्लस 8740 प्लस 7500 प्लस 5075 प्लस 3015, टोटल आता है 31530, ठीक है ना। करेंगे ये 3750 मल्टीप्लाइड बाई 0.741 प्लस 3450 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 प्लस 8740 मल्टीप्लाइड बाई 1.35 प्लस 7500 मल्टीप्लाइड बाई 0.56 प्लस 5075 मल्टीप्लाइड बाई 1.049 प्लस 3015 मल्टीप्लाइड बाई 1.019, ये टोटल आपका बनता है 3131 डिवाइडेड बाई 31530। आपका जो बीटा आ रहा है रिवाइज हुआ वो आ रहा है 0.99, ठीक है जनाब। तो ये सवाल भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया और अब आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखकर और आराम से अपने रजिस्टर में सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन यह है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पक्का करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग अटेम्प्ट करें, आप लोगों की चीज़ें जो है वो ग्रिप में आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।